नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों आपका जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है दोस्तों उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का पार्ट्स है दोस्तों कंपल्सरी वाला उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी या ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो पर जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो स्टैटिक्स में ही आपका एक टॉपिक है, इंडियन स्टैटिक्स के अंतर्गत पॉपुलेशन स्टैटिक्स। तो दोस्तों ये एक टॉपिक आपका यहाँ पे जनगणना या कह सकते हैं जनगणना समांकों से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा टोटल आपका थ्योरेटिकल पार्ट्स है। तो दोस्तों इसकी हमने एक पीडीएफ आपको बना के हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज जो आपका टॉपिक है जनसंख्या समांक या पॉपुलेशन स्टैटिक्स, ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग जनसंख्या समांक के बारे में समझें दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जनगणना के आधार पर जितने भी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उन सभी को हम लोग जनसंख्या समांक के अंतर्गत शामिल करते हैं। और साथ ही इसके इम्पोर्टेंस की बात अगर हम लोग करें दोस्तों, तो जनसंख्या समांकों का जो महत्व है दोस्तों वो आप सभी को पता है कि जो सरकारें होती हैं वो सरकारें या आप कह सकते हैं जो भी नियोजन बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, वो जनसंख्या के जो डाटा होती हैं उसी के आधार पर या जनसंख्या समांकों के आधार पर ही बनाई जाती हैं। तो इसके महत्व के बारे में अगर हम लोग बताएं तो आपका यहाँ पे एक आर्थिक महत्व होता है, एक सामाजिक महत्व होता है और एक राजनीतिक महत्व भी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग आर्थिक महत्व के बारे में देखें तो दोस्तों इस जनसंख्या समांकों का आर्थिक महत्व के आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे खाद्य नीति, रोजगार नीति, परिवार नियोजन, शहरीकरण, औद्योगिकरण या आप कह सकते हैं जो प्रदेश के जितने भी आपके आर्थिक गतिविधियों से जुड़े नीतियाँ होती हैं वो सभी आपके यहाँ पे जनसंख्या समांकों के आधार पर बनाने में मदद मिलती है। साथ ही यहाँ पे जो सामाजिक महत्व है दोस्तों, जैसे कि आपके धर्म, जाति, पेशा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, निरक्षरता है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, तलाक है, संयुक्त परिवार से संबंधित रिलेटेड जितने भी आपके सामाजिक मुद्दे हैं तो वो भी आपके क्या होते हैं दोस्तों जनसंख्या समांकों के आधार पर ही क्या होते हैं दोस्तों योजनाएँ बनाई जाती हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे राजनीतिक महत्व की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे राजनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है आपके जो समांक हैं उनका यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो चुनाव होते हैं या आप कह सकते हैं जो शहरों का कह सकते हैं यहाँ पे शहरों का शहरीकरण है वो आपके इसी के महत्व से होते हैं। साथ ही आपके क्या होते हैं दोस्तों राज्यों की जो आपके केंद्र और राज्यों के बीच कर और आयों का बंटवारा होता है वो भी आपके जनसंख्या के आधार पर ही बांटे जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके ये मुख्य रूप से 3 महत्व आपके जनसंख्या समांकों के होते हैं और उसी के आधार पे यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे इसके जनसंख्या समांकों के यहाँ पे टॉपिक आपके एग्जाम पर्पस से बात करें तो ये आपका एक करंट का टॉपिक भी है, क्योंकि 2021 में आपका क्या होने वाली है जनगणना होने वाली है। और साथ ही आपका अभी करंट में सीए एनआरसी के बारे में आप लोग सीएबी और एनआरसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और जाना भी होगा। तो आप लोगों के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि इससे आपको वहाँ पे करंट के टॉपिक से जोड़ के चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे दिया है जनगणना के अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों जो जनगणना समांक है उनको 3 रूपों में बांटा गया है। जनगणना पहला पॉपुलेशन सेंसस, फिर आपका जीवन समांक या वर्चुअल स्टैटिक्स, फिर आपका तदार जनगांकी सर्वेक्षण या एडॉक डेमोग्राफी सर्वे। तो इस तरीके से इसको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। और साधारण बोलचाल में अगर आप लोग जनगणना के बारे में समझते होंगे तो आप लोगों को लगता है कि जनगणना जो भी व्यक्तियों की जनगणना या कह सकते हैं गिनती की जाती है उसे जनगणना कहते हैं। पर वास्तव में दोस्तों जनगणना के अंतर्गत आपसे बहुत से सवालों को पूछा जाता है और उन सवालों के पीछे का जो डाटा होता है वो डाटा ही क्या होता है दोस्तों मेन चीज़ आपका क्या होता है राज्यों या केंद्र सरकारों के लिए क्या होती है मददगार साबित होती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे यूएनओ जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ है उसे जनगणना ने उसे क्या कहा है दोस्तों दर्पण के नाम से या कह सकते हैं तलपट के आधार पर
परिभाषित किया है। तो ये तो दोस्तों इसकी अर्थ या परिभाषाएं हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग समझे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली विशेषता इसकी क्या होती है दोस्तों कि ये सार्वभौमिक होती है। मतलब यहाँ पे ये आपका यूनिवर्सलिटी होती है। मतलब यहाँ पे जनगणना आपके एक साथ सभी पूरे देश के हर हिस्सों में की जाती है। मतलब यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, फिर आपका कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आपकी ये जनगणनाएँ होती हैं। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही आपकी क्या है, एक सार्वभौमिक रूप से यहाँ पे जनगणना की जाती है आपके देश में। फिर अगर हम लोग देखें दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है नियमितता, मतलब रेगुलरिटी। आपको पता होगा कि हर 10 साल में आपके यहाँ क्या होती है, जनगणना की जाती है। जैसे कि अभी 2011 के बाद 2021 में होने वाली है। तो ये आपका क्या होता है, हर 10 साल के नियमित रूप से यहाँ पे जनगणना की जाती है। फिर एक निश्चित क्षेत्र होता है। मतलब दोस्तों कि आपके मेन गृहस्थ या कह सकते हैं आपके घरों में या आपके निज निवास पर ही क्या होता है दोस्तों, डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है। यदि आप कहीं और जगह भी हैं तो आपसे और जगह से डाटाओं को नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपके घर में ही आपकी डाटाओं को जानकारी ले लिया जाता है। मतलब एक निश्चित क्षेत्र में ही ये चीज़ों को यहाँ पे गणना या कह सकते हैं डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है। फिर क्या है युगपत या स्टिमुलसली, मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो निश्चित कालावधि होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों एक साथ संपन्न की जाती है। मतलब कि क्या है कि ऐसा नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में आज कर लिया गया, फिर आपका क्या हुआ आपके मध्य प्रदेश में एक हफ्ते बाद कर लिया गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि क्या है कि अगर चालू होगा तो पूरे देश में प्रगणकों को फैला दिया जाता है जो डाटा कलेक्ट करते हैं दोस्तों, और एक साथ एक सिरे से कह सकते हैं कि डाटाओं को कलेक्शन किया जाता है। और हर जगह हर अलग अलग शहरों में हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा डाटा को कलेक्ट किया जाता है एक साथ ही। फिर क्या है व्यक्तिगत सूचना होती है। मतलब कि व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सूचना पूछी जाती है। मतलब आपसे आपकी सूचना पूछी जाएगी, आपके पिता से आपके पिताजी की सूचना पूछी जाएगी। तो ऐसे करके यहाँ पे जो भी सूचना होती है व्यक्तिगत रूप से पूछी जाती है। फिर इसका प्रकाशन और प्रशासन होता है। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपको पता होगा कि जो डाटा सर्वे ये गणना होती है वो NSSO के थ्रू होती है, या कह सकते हैं आप बदल के NSO हो गया है। और फिर आपका जो इसका प्रयोग होता है, इससे जो आपकी कह सकते हैं क्रक्स से हम लोग डाटा से निष्कर्ष जो निकालते हैं उसका जो प्रयोग करता है वो आपका CSO करता है। तो इस तरीके से आपका प्रकाशन और प्रशासन भी यहाँ पे होता है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ है दोस्तों यहाँ की इसकी मेथड्स हैं, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट्स है थोड़ा। दोस्तों यहाँ पे दो तरीके से जनगणनाओं का रीतियाँ है या पद्धति है। पहला एक है तथ्य सिद्ध पद्धति या डिफैक्टो मेथड होता है, और एक आपका है डी ज्यूरी मेथड होती है। दो तरीके के मेथड हैं। यहाँ पे जो डिफैक्टो मेथड है दोस्तों, ये आपका क्या होता था दोस्तों इसमें कि एक साथ ही क्या होता था दोस्तों पूर्व निश्चित में, यानी कि एक पहले से डिसाइडेड रहता था कि इस दिन आपकी जनगणना एक साथ पूरे जगह पर करवाई जाएगी। यहाँ पे क्या है कि एक ही तिथि को सारी चीज़ों को यहाँ पे जानकारी बटोरी जाती थी। इसीलिए इसे क्या बोला जाता था दोस्तों, एक रात्रि गणना भी बोला जाता था, या कह सकते हैं तिथि प्रणाली भी कहा जाता था। बट इसकी कुछ कमियाँ थी दोस्तों, इसीलिए इसे भारत सरकार ने 1931 के बाद से नहीं अप्लाई किया। मतलब कि आपका 1941 से नई पद्धति आपकी डी ज्यूरी मेथड को अप्लाई करने लगा गया। तो दोस्तों इसकी क्या कमियां थी, ये क्या था दोस्तों, इसमें बहुत खर्च होते थे, साथ ही आपके एक साथ बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, और साथ ही वहाँ पे जो क्या था दोस्तों कि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह क्या होता था ट्रैवल करता रहता था। तो एक दिन तो आदमी ट्रैवल कर सकता है पर एक से अधिक दिन ट्रैवल नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पे कहने के तात्पर्य है कि जो डी ज्यूरी मेथड था वहाँ पे शुरुआत में एक वीक को अपनाया गया था डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो खाना बदोश वाला जो स्थिति हो रही थी वो आपकी इस पद्धति की कमियां थी, पर इस पद्धति को दूर करने के लिए यहाँ पे डी ज्यूरी मेथड लाया गया। तो यहाँ पे 1931 तक दोस्तों ये आपका डिफैक्टो मेथड ही अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट आपका जो था मेथड वो आपका विधि सिद्ध पद्धति या डी ज्यूरी मेथड है। इस पद्धति में दोस्तों होता क्या था दोस्तों कि जो आपकी जो गणना होती थी वो स्थायी निवास स्थान पर पहली बात होती थी। मतलब आपके जो निज निवास है वहीं से आपके डाटा को कलेक्ट किया जाता था, और एक पूर्व निर्धारित अवधि में की जाती थी। मतलब कि यहाँ पे 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में यहाँ डाटाओं को कलेक्ट करने का सिलसिला जारी रहता था। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका एक अलग मेथड था, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप था, जिसमें आपकी जनगणना की जो जानकारी होती थी वो 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक पूरे देश में ली जाती थी। लेकिन जनगणना में प्रयुक्त शब्दावलियों को जो सही ढंग से परिभाषित किया जाता है दोस्तों, उसमें आपका क्या है
कि निर्देशों देने में कठिनाई इसमें बनी रहती थी। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो सूचियाँ बनाई जाती थी उसमें आपका जो व्यक्तिगत लेने की जो जानकारी डाटा कलेक्ट की जाती थी उसमें थोड़ी सी कमियाँ रखी गई, या कह सकते हैं कमियां बनी रही। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये जनगणना की दो पद्धति है। अगर आपसे यहाँ टॉपिक मेन चीज़ समझिए तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि करंट में आपके किस विधि द्वारा यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है, या कह सकते हैं जनगणना की जाती है। तो ड्यूजिरी मेथड के थ्रू यहाँ पे जनगणना इस समय आपके देश में होती है। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रगणन विधि की बात की जा रही है कि कैसे हम लोग डाटाओं को कलेक्ट करते हैं। तो इसकी भी दो विधि है, एक याचना विधि है, एक आत्म प्रगणन या गृहस्थ विधि है। तो याचना विधि में दोस्तों क्या होता था कि व्यक्ति द्वारा जो भी नियुक्त किया गया होता है व्यक्ति प्रगणक, वो खुद ही आपके घर जाता था और अनुसूचियों से डाटाओं का सवाल पूछता था और खुद ही स्वतः उन प्रश्नों को भरता था। बट आपका जो ये आत्म प्रगणन है इसमें क्या होता था कि आपको अनुसूची दे दी जाती थी, प्रश्नावली दे दी जाती थी, और उस अनुसूची को भरने के लिए आपको क्या होता था, आपको स्वतः ही उसमें टिक करके चीज़ों को बताना होता था। तो ये दो तरीके की विधि है, पर वास्तव में भारत में अभी भी क्या अपनाई जाती है दोस्तों, याचना विधि अपनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में क्या है, शिक्षा का अभाव है दोस्तों। हर गांव हर कस्बों में लोग शिक्षित नहीं हैं जो आपकी अनुसूचियों को भर सकने के सक्षम हो। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो प्रगणन विधि है वो आपकी याचना विधि को अपनाया जाता है। तो इस दो पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ये पहला आपका ड्यूजिरी मेथड और दूसरा आपका यहाँ पे याचना विधि या कन्वेंशन मेथड के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा ऐतिहासिक पहलू के बारे में जनगणना के, भारतीय जनगणना के, तो ये आपका जीएस का टॉपिक आप लोग पढ़े भी होंगे, जनगणना जब टॉपिक पढ़ते होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो जनगणना हुआ था भारत में वो 1872 में आयोजित की गई थी, परंतु उसमें कुछ कमियाँ थी, त्रुटियाँ थी, या कह सकते हैं जो विधि रूप से या सिस्टमैटिक वे से जनगणना हुआ वो आपका 1881 से हुआ था। इसीलिए आपका यहाँ पे 1881 को ही पहला जनगणना भारत की मानी जाती है। पर आपको ये दोनों डाटा को समझना याद रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे पता होगा दोस्तों कि हर 10 साल में आपके क्या होता है, जनगणना की जाती है। और आज आपका अभी तक जो भारत में जनगणना हो चुकी है 2001 तक की, वो आपका 2011 तक की, तो वो आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 15वीं जनगणना हो चुकी है। अब आपका जो जनगणना होने वाली है वो आपकी 16वीं जनगणना होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डाटा आपका पुराना है। 1991 में दोस्तों 13वीं जनगणना हुई है, तो आपका 2001 में 14वीं और 2011 में 15वीं और 2021 में आपकी कौन सी जनगणना होने वाली है, 16वीं जनगणना होने वाली है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जीएस के पर्पज़ से भी है और यहाँ पे आपके करंट एग्जाम के पर्पज़ से भी यहाँ पे याद रखिएगा कि आपकी जो जनगणना 2021 में होने वाली है वो आपकी 16वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की अगर पूछा जाए तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे आंसर आपका दूसरा होगा। बट यहाँ पे आपका शुरू से हम लोग बता रहे हैं, इसमें आपका ये 16वीं जनगणना होगी। तो स्वतंत्र के बाद से अगर आप लोग जोड़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 1951 से आपका जनगणना चालू हुआ था, तो आपका यहाँ पे 51 से आपका 2011 तक की जनगणना अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके 50 साल और ये क्या हो गया 5 बार हो जाएगा, और ये 7वीं और ये आपकी 8वीं जनगणना होगी। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये तो दोस्तों आपकी यहाँ पे कुछ टॉपिक थे, ऐतिहासिक पहलू थे। ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, इसको इसलिए हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं स्वतंत्र से पूर्व की जनगणनाओं के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपके स्वतंत्रता से पूर्व के बारे में यहाँ पे बहुत सी कुछ कमियाँ थी, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखना उचित नहीं है, और यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछेंगे इतने पुराने डाटा से। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पहली जो जनगणना स्वतंत्र भारत की हुई थी, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी रखिए। तो 1951 में आपका स्वतंत्र भारत की जनगणना सबसे पहले की गई। तो उसमें दोस्तों यहाँ पे आपका जो डाटा था वो 6 लाख लोगों को लगाया गया था और 21 दिनों में डाटाओं को कलेक्ट किया गया था 644 लाख घरों पर दस्तक देकर। और इस प्रश्नावली में आपकी जो गणना पर्ची थी उसमें 14 प्रश्न थे, ये याद रखिएगा। और जो आपके कुल मिलाकर जो यहाँ पे व्यय खर्च हुए थे वो आपके 1.49 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए गए थे। तो ये आपके जो संसार में औसतन ये सबसे कम खर्च माना गया था। तो दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं थी, इसको भी आप लोग समझिएगा।
ये जनगणना आपका सन 1948 के स्थायी अधिनियम के अंतर्गत आयोजित की गई थी। मतलब यहाँ पे अभी तक जो जनगणना होती थी दोस्तों वो अस्थायी रूप से प्रकृति की थी, पर यहाँ पे आपका जो स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई वो स्थायी अधिनियम के अंतर्गत ही आयोजित की गई थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आपका महापंजीकरण प्रदेन अध्यक्ष था उसका नियुक्त जो कार्यालय था उसको स्थायी कर दिया गया, और साथ ही इसकी गणना अवधि बढ़ाकर 3 सप्ताह कर दी गई। मतलब जो पहले 1 सप्ताह थी वो अब आपका 3 सप्ताह में डाटा को कलेक्ट करने का समय दिया गया। फिर दोस्तों तीसरा चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा ज़रूर से कि इस जनगणना में पहली बार नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया गया। जो आपका NRC है दोस्तों वो आपका यही चीज़ है जिसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं और समय समय पर उनमें प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के लिए दोस्तों समय समय पर बहुत से आपकी चीज़ें की गई हैं। तो ये भी आपके स्वतंत्र भारत की जनगणना में ही किया गया था सर्वप्रथम। फिर आपका चौथा चीज़ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे गृहस्थ को ही आधार माना गया था, ना कि गृह को। जैसे हमने शुरू में बताया दोस्तों कि जहाँ पे आपका निज निवास होगा वहीं से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। यदि आप गलती से या कहीं भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आप जैसे इलाहाबाद आए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, तो आपका जो डाटा होगा वो आपके निजी निवास से ही कलेक्ट किया जाएगा, आपके द्वारा नहीं। तो आपके परिवार द्वारा जनसंख्या को या कह सकते हैं जानकारियों को प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका गृहस्थ मॉडल को अपनाया गया था। फिर आपका पांचवा है कि पहली बार जनगणना का जो परिणाम था वो देन प्रतिचयन के आधार पर सत्यापित किया गया था। फिर आपका यहाँ पे छठा क्या है कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को जो धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, उसमें हम लोग यहाँ पे जाति, धर्म और संप्रदाय के बारे में जानकारी नहीं कलेक्ट किए थे। वहाँ पे हम लोग केवल आजीविकाओं और आर्थिक स्थितियों को ही डाटा को कलेक्ट किया गया था। फिर आपका सातवां है कि जनगणना में सामाजिक आर्थिक विषयों को प्राथमिकता दी गई थी। तो इस तरीके से जो पहली जनगणना हुई थी दोस्तों उसकी कुछ यहाँ पे विशेषताएं थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों सभी जनगणनाओं के बारे में आपको जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा को आप लोग याद भी नहीं कर सकते और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। शुरू के आपके स्वतंत्र भारत की जनगणनाओं के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे आपके जो करंट में CA और NRC के टॉपिक हैं उसको आप लोग याद रखिएगा, उसमें आपके कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 2021 की जनगणना में कुछ चीज़ें बदलाव की गई हैं, प्रश्नावलियों में भी बदलाव की गई हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग करंट के टॉपिक में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर आप लोग 2 बार देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए नई भी हो सकती हैं दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक आपके स्टैटिक्स में ज़्यादा कभी आप लोग पढ़े नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। ये PDF हम टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो होमनेस्टी चैनल का टेलीग्राम चैनल है उस पर हम लोग यहाँ पे इस PDF को प्रदान करेंगे। और साथ ही आपका जो UPSSC ASO का टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम लोग ये PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वहाँ से जाकर इस चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसको दोस्तों जो भी टॉपिक तैयार करिएगा थोड़ा करंट से रिलेटेड ही टॉपिक तैयार करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होमनेस्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होमनेस्टी को सपोर्ट कर सकते हैं।